धोखेबाज औलाद। बहू, ओ बहू। दयानाथ जी ने अपनी बहू को आवाज़ दी। बहू चिढ़ते हुए बोली, जब देखो बेड पर पड़े पड़े बस चिल्लाते रहते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं। जब से रिटायर होकर आकर घर बैठा है तब से मेरा जीना हराम कर रखा है। बस बैठे बैठे बहू बहू चिल्लाते रहते हैं। दयानाथ जी बोले, बहू जरा एक कप चाय बना दो। पता नहीं क्यों सर भारी सा लग रहा है। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि दूध बच्चे पीते हैं, फिर भी हर समय चाय पीने की फरमाइश कर देते हैं। इतना ही चाय पीने का शौक़ है तो 1 लीटर दूध आप अपने पैसों से मंगवा लीजिए, फिलहाल दूध नहीं है। बहू बहू कहकर नौकरानी बना रखा है। अरे नौकरानी भी काम के बदले मनमाना पैसे लेती है, पर मुझे क्या मिलता है? सारा दिन कभी यह कभी वो, न जाने कब जान छूटेगी मेरी। बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के पास फ़ोन लगाकर बात करने लगी। अरे माँ, इस बूढ़े ने तो जीना हराम कर रखा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर मुझे अपने इशारों पर नचाते रहता है। कभी बोलेगा दलिया बना दो तो कभी खिचड़ी बना दो। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, आज तो फैसला हो ही जाएगा, कहते हुए गुस्से में फ़ोन को काट भी दी और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। बेचारा दयानाथ जी 1 कप चाय क्या मांग लिए कि उन्हें इतना कुछ सुनना पड़ गया। दयानाथ जी मन ही मन सोचने लगे कि शाम के 4 बज गए हैं। बहू तो हमेशा अपने लिए शाम के 4 बजे चाय बनाती है और 1 कप मेरे लिए भी बना लेती तो क्या हो जाता। मैं तो इस घर का सदस्य हूँ। अरे लोग तो पराए इंसान को भी चाय पानी पिला देते हैं। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले, तुम तो जानती ही हो ना कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ, फिर क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना यह घर काटने को दौड़ता है, बिल्कुल जीने का मन नहीं करता। अब हमें अपने पास बुला लो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंसू पोंछे और गांव के चौराहे पर एक चाय वाले की दुकान थी, जहां शाम के वक्त सभी लोग जाकर बैठते थे और अपने हम उम्र लोगों के साथ 4 बातें किया करते थे। उसी दुकान पर जाकर बैठ गए। रामू एक बहुत ही भला और समझदार व्यक्ति था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर बातें ज्ञानी बाबा जैसे करता था। यूँ कहिए उसे दुनियादारी की समझ थी। दयानाथ को परेशान देखकर बोला, काका चाय बनाऊं, चाय पिएंगे? दयानाथ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा, जेब एकदम खाली था। दयानाथ जी बोले, रामू बेटा आज नहीं, मेरा मन नहीं है। रामू बोला, काका तुम तो मेरे बाप जैसे हो, चिंता मत करो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं तो खुद के लिए चाय बनाने जा रहा था, सोचा आपके लिए भी बना लूँ। थोड़ी देर में रामू चाय लेकर आ गया। लो काका चाय पियो। दयानाथ जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम पियो। रामू ने काका को उदास देख हंसते हुए कहा, तो कोई बात नहीं काका, मेरा चाय में साथ देने के लिए ही पी लो। चाय की एक चुस्की लेते हुए दयानाथ जी सोचने लगे, बहुत दिनों बाद एक अच्छी चाय पीने को मिली है। बहू पता नहीं चाय देती है या पानी। चाय पीते पीते दयानाथ जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू पोंछते हुए बोले, रामू तेरी चाय का स्वाद बिल्कुल तेरी काकी यानी मेरी पत्नी मालती जैसा ही है। ऐसी चाय मालती बनाती थी, कहकर आंखों से और आंसू निकल पड़े। रामू बोला, काका जब से आए हो बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? दयानाथ जी ने कहा, कोई बात नहीं, बस तेरी काकी याद आ गई थी, कहकर झूठी हंसी हंसने लगे। रामू बोला, कुछ तो बात है,
पहले से बहुत कमज़ोर भी हो गए हो। पहले जब काम करते थे तब खुश रहते थे। काकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब से आप रिटायर हुए हैं तब से बहुत उदास रहते हैं। बताओ न काका, बात क्या है? इतना सुनते ही दयानाथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए। क्या बताऊं, पहले मैं पैसा कमाता था तो सब ठीक था, अब मैं लाचार हो गया हूँ। अब यह शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। अब बेटा बहू को मुझे घर में रखने में परेशानी हो रही है। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह आज अपने पैरों पर खड़ा है। माँ बाप तो कई बच्चों को पालते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिर क्यों बच्चों को अपने माँ बाप बोझ लगने लगते हैं? अब तू ही बता रामू बेटा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक एक पल जिंदगी बोझ लगने लगी है। रामू ने कहा, तुम कहाँ जाओगे काका? वह घर जितना तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। आपने अपनी मेहनत से उसे बनाया है। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वे लोग जाएंगे। दयानाथ जी बोले, नहीं नहीं बेटा, वह मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ उन्हीं का तो है। आपकी बात तो सही है, आपके बाद सब उन्हीं का तो होगा, फिर वह क्यों नहीं समझते? रामू ने कहा। रामू बोला, ठीक है काका, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आपके घर भेजता हूँ। ठीक है बेटा, कहकर दयानाथ जी घर की ओर चल पड़े। रात को दयानाथ जी अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने अपने खाने की प्लेट पर एक नज़र दौड़ाई। आज बहू ने खाना बाहर से मंगवाया था। मैदे के बने हुए कचौड़ी, जिन्हें चबा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, और साथ में मिर्च मसाले और तेल से लबालब कोफ्ते की सब्जी। खाना देखते ही बहू को कहें कि बहू, मेरे लिए दलिया या खिचड़ी ही बना दी होती, मुझसे यह सब नहीं खाया जाता। इतना सुनते ही बहू चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, अब आपका नखरा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। कभी कहते हैं खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कहते हैं मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, और कभी कहते हैं सब्जी में तेल ही तेल है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करती रहूं। जो मिलता है चुपचाप खा लीजिए। और वह अपने पति राजीव से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, सुनो जी, यह रोज़ रोज़ की चिक चिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब देखो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लो। राजीव बोला, अब क्या हुआ? क्यों रोज़ रोज़ घर में कलेश कर रखा है? चैन से खाना भी नहीं खाने देते। क्या करूं? पिताजी हैं वो मेरे। मुझे कुछ नहीं पता। अब कान खोलकर सुन लो। 1-2 दिन में फिर मत कहना नहीं बताया। गुस्से में बर्तन साफ करती हुई बोली। राजीव बोला, ठीक है, कुछ सोचता हूँ। राजीव ने कहकर बाहर घूमने चला गया। सुबह होते ही दयानाथ जी रामू के पास जाते हैं। उसे कहते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। रात तो बहू ने यहाँ तक कह दिया कि मैं रहूँगा या वो रहेगी। रामू, तुम ही बता, तुम ही कुछ बताओ ना, जिससे मेरा घर टूटने से बच जाए। दयानाथ जी बोले, रामू, ज़माना कितना बदल गया। पहले माँ बाप का हुक्म सर आँखों पर होता था। हम अपने माँ बाप को देवता तुल्य समझते थे। राजीव की माँ मेरे माता पिता का कितना ख्याल रखती थी। लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन यह सब कहने की बातें होती है। मैं इन लोगों को कहने से पहले ही वृद्धाश्रम चला जाता हूँ। हाँ, यही सही होगा मेरे लिए। इतना कहकर दयानाथ जी अपने घर की ओर चल दिए। पीछे पीछे रामू भी आ गया। काका सुनो तो सही,
रुको काका, पहले मेरी बात सुनो। काका, मेरे पास एक उपाय है, शायद वह काम कर जाए। यदि उपाय काम कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, यदि नहीं तो फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। रामू ने दयानाथ जी से कहा, आप इतना टेंशन मत लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कोई नहीं होगा पूछने वाला। आराम से घर जाओ, मैं शाम को अपने दोस्त के साथ आता हूँ। दयानाथ जी उदास होकर अपने घर की तरफ चल दिए। बहू ने दयानाथ जी का सामान उठाकर बाहर रख दिया और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद राजीव एक रिक्शा लेकर आया। वह अपने पिता को आवाज़ लगाने लगा। दयानाथ जी बाहर आए और बोले, क्या हुआ, क्या बात है? राजीव ने कहा, पिताजी, मैं अपने घर में क्लेश नहीं चाहता। यह रोज़ रोज़ के चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। आपका ज़िंदगी तो अब ख़त्म ही होने वाली है। अब अपनी बची खुची ज़िंदगी कहीं भी काट लोगे, इसलिए मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रहा हूँ और मैं भी यह घर बेचकर दूसरे शहर चला जाऊँगा। अब आपके नखरे हमसे नहीं उठते। घर बेचने की बात सुन दयानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दयानाथ जी को मानो तो सांप सूंघ गया, कुछ कह नहीं सकते थे, बस चुपचाप खड़े होकर अपने घर को एकटक देखने लगे। उस घर के हर एक कोने में अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगे। वे सोच रहे थे कि कितने मेहनत से इस मकान को बनाया था और मालती इस खाली मकान को सपनों का घर बनाई थी। तभी उनका हाथ पकड़कर दयानाथ जी अपना हाथ छुड़ाते हुए घर के अंदर गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर बाहर आ गए। दयानाथ जी भी लड़खड़ाते हुए कदमों से चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मगर आज उनका बेटा और बहू मानो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। तभी रामू अपने एक दोस्त के साथ वहां आ पहुंचा। रामू ने माहौल को परख लिया। वह समझ गया कि राजीव दयानाथ जी को ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा है। अपने दोस्त के साथ एक फाइल लेकर दयानाथ जी को दिखाते हुए कहा, लो काका, आपका घर इन्होंने खरीद लिया है, यह रहे कागजात, और दयानाथ जी की तरफ इशारा किया। कागजात हाथ में ले अब दयानाथ जी खुद ही रिक्शा में बैठने चले गए और रामू से कहा, ठीक है रामू बेटा, कागजात मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर पूरे पैसे ले जाऊँगा। अब यह घर तुम्हारे दोस्त का हुआ। इतना सुनते ही राजीव और उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। हाय हाय, यह क्या हो गया? तुम्हारे बाबूजी ने घर ही बेच दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजीव भी मन ही मन सोच रहा था, जिस घर के लिए बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, वही घर तो बाबूजी ने बेच दिया। अब क्या होगा? बाबूजी, आपने बिना बताए ही मकान बेच दिया, हमें बताया भी नहीं। आप तो चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, सोचा है कभी? राजीव ने गुस्से में कहा, बाबूजी, यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? कहकर रोने लगा। राजीव की बात सुन रामू बोला, और तुम तो खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था, अब क्यों रो रहे हो? आप ही लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, अब वह जा रहे हैं तो खुशी खुशी रहो, खूब बनाओ, खूब खाओ, बाहर घूमने जाओ, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं होगा। रामू बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी 2 दिन में घर खाली चाहिए हमें। राजीव अपने बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगा, नहीं बाबूजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दो,
अब ऐसा नहीं होगा कहकर पैरों में गिर गया। माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। दयानाथ जी राजीव का रोता चेहरा देख मुस्कुराने लगे और बोले, अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ। राजीव ने अपने बाबूजी को गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर ले आया और मान सम्मान के साथ अपने बाबूजी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।